और जनता को मालूम था कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ या अन्य चीजों पे कोई काम नहीं हुआ। अब क्या स्थिति है? अब राज्य सरकारों ने 80 साल हो गए आजादी को, हम विधायक और आप विधायक तो आप अब बने हो इस टेन्योर में, 80 साल में आदिवासी क्षेत्र के अंदर स्कूलों की क्या स्थिति है? 80 से साल में आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा की क्या स्थिति है? 80 सालों में रोजगार की क्या स्थिति है? इन 3 विषयों के ऊपर बताओ। देखिए, मेरे जीतने के बाद में मैं एक 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत के अंदर भेजा और उनकी बातों को मैं सरकार के समक्ष रख सकता। यदि सरकार कोई काम नहीं देने की मंशा हो तो क्या मैं मुख्यमंत्री का गला थोड़ी पकड़ सकता, मैं किसी को मार थोड़ी सकता। मैं कह सकता हूं उनकी भावनाओं को, जो जनता की भावना, मैं भी और मेरे लेकिन सुनने वाले यही जानना चाह रहे हैं कि आपकी 17 विधानसभाओं का मतलब 2 लोकसभा। लेकिन जो आगे मैं कहना चाह रहा था कि राज्य सरकारों से हम लगातार लड़ते हैं और कुछ बजट लेके जाते हैं, कुछ सड़कें भी लेके गए, कुछ पुलिये भी लेके गए जहाँ से आवागमन अच्छा हो सके। पुलिये तो बननी ही चाहिए ना। और उसके बाद में जैसे डीएमएफटी के बजट आते हैं, उनमें भी हमने पहली बार पहल की, इसको शिक्षा के क्षेत्र में लगाओ। कई भवन बन रहे हैं, कई जगह हमने कोशिश करी है और बिजली के लिए कोशिश करी है। चिकित्सा की बात करें तो मतलब कई जगह बिजली की व्यवस्था ठीक चले और मतलब बिजली आए या कनेक्शन नहीं हो उसके लिए कनेक्शन भी नहीं थे, कई जगह नहीं है, कई जगह नहीं हुए हैं और समय समय पे होते जा रहे हैं। नए फीडर भी खुलवाने की प्रयास किए, खुल रहे हैं। और अब दूसरी जगह हमने ये भी प्रयास किया कि विधायक मद का जो बजट है कम से कम उसको उस तरह से उपयोग करे जिससे अच्छे से अच्छा काम हो सके। और इसमें मैंने मेरी विधानसभा के अंदर लगभग 20 से 22 से स्कूलों में टीन शेड डाले हैं जो 500 से ज्यादा बच्चे बैठ सके। टीन शेड डोम, टीन शेड भी नहीं थे। टीन शेड तो ठीक है, भवन में एक ही बिल्डिंग, एक ही कमरे के अंदर तो स्कूल चलती, तो टीन शेड कहाँ से होगा? कितने बच्चे पढ़ते थे उसे? तो ऐसे ऐसे कई जगह है, एक जगह नहीं है। ऐसे ऐसे अब 70-75 साल 80 साल हो गए। तो पिछली सरकार कहती थी कि हमने अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, आपकी बेल्ट में कितने खुले? अरे बच्चे को हिंदी से पढ़ने नहीं आ रही, वो अंग्रेजी क्या पढ़ लेगा? स्कूल ही नहीं खुला। स्कूलों में स्थिति कंडीशन ये है कि जहाँ पर 17-18 का स्टाफ होना चाहिए, 4 लोग 3 लोग स्कूल चलाएंगे तो कैसे? स्मार्ट क्लासेस राजस्थान के अंदर चल रही हैं, कंप्यूटर पे बच्चे को पढ़ाया जाता है बड़ी स्क्रीन लगा के, वो वहाँ कितने? देखिए, वहां पर स्मार्ट क्लास धूल खा रही है इनकी घोषणाओं में है। लेकिन विधायक थावरचंद डामोर ने अपने विधायक निधि से कम 250 से ज्यादा, लगभग 300 स्कूलों का टारगेट रखा है। 250 से ज्यादा स्कूलों के अंदर लैपटॉप और प्रोजेक्टर दे रखा है जिससे बच्चे उससे भी पढ़ सके, देख सके, कम से कम देख सके तो हो। और थावरचंद डामोर विधायक द्वारा विधायक निधि से 22 से ज्यादा स्कूल में टीन शेड भी दिए हैं, 20 से ज्यादा स्कूलों में अभी स्वीकृत भी कर चुके हैं और कई स्कूलों को कमरे भवन भी दिए हैं। कई स्कूल ऐसी जहां पर हमने मरम्मत भी की है। अच्छा, पूरी आदिवासी बेल्ट में एम्स कितने? विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और कहीं स्कूल, लगभग 34 स्कूल ऐसी थी जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे वगैरह मैंने स्वयं लगवाए हैं ताकि कोई अनुशासन बना रहे। और आने वाले समय में भी एजुकेशन हेल्थ के मामले में भी हेम क्लब नामक मशीनें भी दे रखी जिससे कई तरह की जांचें हो सकती है, बच्चों की कोई गंभीर बीमारियां नहीं हो। तो हम लोग तो हमारे सवाल अब ये बड़ा खड़ा कर दिया आपने। सवाल ये खड़ा होता है, राजस्थान सरकार के 26 मंत्री हैं, 2 आपके पास हैं, दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। 2 मंत्री यानी कि 10% राजस्थान की कैबिनेट का हिस्सा आदिवासी क्षेत्र के अंदर है। उन 2 मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड क्या है? वो तो वहां की जनता बताएगी कि उनकी खुद की विधानसभा में क्या हालात है। जब बजट घोषणाएं होती हैं तो प्रतापगढ़ जिले में मेरे विधानसभा दरियावत लगती है और हमारे पास एक राजस्व मंत्री जो प्रतापगढ़ जिले से हैं, खुद की विधानसभाओं के नाम भी बजट में नहीं आते हैं। तो उस हालात को देख सकते हैं हम। सिर्फ मंत्री हैं, सूट बूट में घूमो, अच्छा लगो, मंत्री हैं, बजट से क्या लेना देना। दूसरे मंत्री का क्या कहूं? उनकी जनता वहां के उनके कुछ, हाँ, दूसरे मंत्रियों सबके हालत खराब है। आज राजस्थान के पूरी प्रदेश का बंटाधार कर दिया है सरकारों ने और मंत्री हैं, बस मंत्री बन के घूम रहे हैं। शिक्षा का क्या हाल है आप देख रहे हो। भवन नहीं है, आजाद भारत के अंदर झंडा फहराने की जगह नहीं हो और ये भारत के अंदर हर घर तिरंगा यात्राएं निकलती हो, तो एक तरह से ये महसूस होता है कि हर घर तिरंगा यात्राएं होनी चाहिए और तिरंगे के महत्व को भी इस देश के नागरिक समझे। लेकिन उस नागरिक का क्या दोष जिसको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती हो।
तो क्यों नहीं ये सरकारें ऐसी यात्रा लाती कि हर घर रोटी यात्रा हो, ताकि हर घर में कोई भूखा नहीं सोए। हर घर कपड़ा यात्रा हो, ताकि किसी के तन पर कपड़ा लपेटा हुआ मिले, कोई नंगा नहीं हो। हर घर मकान। विधायक जी, आप 80 साल हो गए आजादी को, आप 2026 में बैठे हो। ये बातें जो आप कर रहे हो, रोटी कपड़ा मकान, ये आज से 50 साल पहले मनोज कुमार अपनी पिक्चरों में कहा करते थे। तो आप अभी भी वही हो क्या? मुझे लगता है कि जयपुर की मीडिया को आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए, ताकि जमीनी हकीकत पता लगे। ऐसे कई जगह हालात होंगे जो आपको मिलेगा कि कुपोषण, बेरोजगारी, भूखमरी, ये कई जगह। मैं मेरी विधानसभा की नहीं, पूरे आदिवासी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जहां तक मेरी विधानसभा में भी बात कर रहा हूँ, तो ऐसे बहुत सारे परिवार है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूरी पर निर्भर करता है। अच्छा। और ऐसे कई परिवार है जहां पर रोजगार के लिए सालों साल बाहर भी रहना पड़ता है। तो कुछ लोग संपन्न है, कुछ लोग अभी भी उस स्थिति से गुजरे। वो भारत, विकसित भारत का सपना 1947 का 2047 का विजन रखा है, लेकिन 2047 का विजन उन लोगों के लिए जो पहले से हम पैसे वाले हैं। इस देश में 2047 में यह स्थिति भी आएगी कि गरीबों का अपना एक अलग खाई बनेगी और अमीरों की अपनी एक अलग खाई बनेगी। और ये जो अमीर होंगे उनको दिखाने का अलग तरीका होगा कि वो, जैसे मैंने देखा था एक बार, जापान के राष्ट्रपति आ रहे थे, प्रधानमंत्री, और गुजरात से जब निकल रहे थे तो झुग्गी झोपड़ी को साइड में दिखाई नहीं, इसलिए दीवारें ऊंची कर ली थी। तो इसलिए ऐसा है कि आदिवासियों को या फिर दलितों को या गांव की हकीकत को न दिख जाए, इसलिए विजन 2000 बड़ा है। हम चाहते हैं देश विकसित हो, राष्ट्र आगे बढ़े, लेकिन इस देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक आगे बढ़े। सबको समानता का अधिकार है, सबसे रोटी कपड़ा मकान और समान शिक्षा का अधिकार है, उससे सब बराबर आगे बढ़े, उसके साथ में सब आगे बढ़े। आपने एक अभी बयान दिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी से लोग बोर हो गए थे, कांग्रेस से हो गए थे, तो आपको चुन लिया। लोगों ने एक तीसरे ऑप्शन के ऊपर विश्वास जमाया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आपसे भी बोर होने लग गए हैं क्या? क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अभी आए थे जयपुर, बड़ा मामला भी चला, और 304 लोगों का या 309 लोगों का उन्होंने दावा भी किया कि बीएपी के वो कार्यकर्ताओं को अपने साथ ले आए। यहाँ पे पहले अशोक गहलोत जी के घर गए, फिर उसके बाद में पीसीसी चीफ डोटासरा के पास गए। तो क्या लोग बीएपी से भी छिटक रहे हैं क्या? देखिए मालवीय जी एक समय था तब कद्दावर नेता थे, समय था तब कद्दावर नेता थे, लेकिन आज अपना खुद का वर्चस्व अपनी विधानसभा में बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। एक वह नेता जो कभी संभाग के अंदर वहीं पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को ज्वाइन कराता था, आज ये जरूरत पड़ गई कि उन्हीं की विधानसभा के लोगों को यहाँ तक लेके आना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि क्या ये सच है होगा कि वो बीएपी के लोग थे? क्योंकि आज बीजेपी को हो या कांग्रेस को हो, बीएपी के नाम लिए बगैर उस दक्षिणी राजस्थान में रह नहीं सकते आदिवासी क्षेत्रों में। इसका मतलब यही है कि आदिवासियों में अपनी बढ़ती ताकत और प्रभाव कभी कम था नहीं, कम हो नहीं रहा है। और ये जो लोग थे मालवीय जी के, यहाँ आए थे, जो मालवीय जी जब बीजेपी में गए थे तो उन्होंने बयान दिया था कि पूरी जाजम उठा के ले आया हूँ। ये वही लोग हैं जो अवसरवादी हैं, कभी इधर थे कभी उधर थे। आज वो लोग बीजेपी में भी मालवीय जी के साथ गए थे, और मालवीय जी वहाँ वॉशिंग मशीन में, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचार की धुलाई से बाहर हुए, और जब इधर आए कांग्रेस के अंदर, अब वो वापिस अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं काम कर रहा हूँ पार्टी के लिए, और यहाँ जयपुर में आए, और जयपुर में आकर भी क्या किया, संगठन में और पार्टी में लड़ाई घुसा दी। गहलोत साहब को मुख्यमंत्री फिर से बना दिया, और डोटासरा साहब और टीकाराम जी साहब वो भी बड़े सपने देख रहे थे, तो उनके मन में भी लड़ाई घुसा दी, और ऊपर से पायलट साहब फिर से नाराज होंगे। तो ये तो जयपुर में और बुलाकर उन्होंने और बुरा कर दिया, और सबके तीखे बयान भी आए, सबने मालवीय जी को ही डांटा। तो मालवीय जी इस तरह की हरकत जो करने लग गए हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप कैसे देख रहे हो इस पूरे एपिसोड को? आपने एक नया अध्याय छेड़ दिया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में गए, भाजपा से कांग्रेस में आ गए। भाजपा से जब छोड़ा तो उन्होंने कहा मेरा दम घुटता है और वहां मुझे वो सम्मान नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था, और ये कहते हुए वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन कांग्रेस में आए तो पीसीसी जब दफ्तर पहुंचे तो गोविंद सिंह डोटासरा ने, आपने सुना होगा वो बयान जिस तरीके का था। आप किस तरीके से देख रहे हो इस पूरे समीकरण को कि ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ में क्या घटा है? क्या दम घुट रहा था? वो स्टेटमेंट वहां सही था, अभी यहाँ स्थिति क्या नजर आ रही है?
देखिए, मालवीय जी की जड़ें खत्म हो चुकी हैं, मालवीय जी का धरातल खत्म हो चुका है और वहां की स्थिति अब साफ है कि वहां का बच्चा बच्चा जानता है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर अब युवा आगे आएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।